Allow us if you come here, we'll teach you skiing in a week. दिन में स्कीइंग के बाद अब रात में आइस स्केटिंग। नारकंडा के बाद अब शिमला में आइस स्केटिंग का अनुभव। शिमला सचमुच बर्फ का रोमांच है जो रात के साथ और भी गहराता है। पहाड़ों की रात बेहद हसीन होती है। इसके चांद सितारों से जगमगाते आंचल में यादों की गांठें अपने आप ही खुलने लगती है और पहाड़ों की रात मीठे सपनों की रात बन जाती है। पर्वतों की खासियत होती है कि आप कहीं भी धूप की चादर बिछाकर बैठ सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं शाम के आने का। शाम अपनी जुल्फें बिखेर कर पर्वतों पर आकर बैठ जाती है। ऐसी शाम सिर्फ पर्वतों पर आती हैं, कहीं और नहीं। अनुभव और एहसास की नई सौगात लेकर मैं लौट रहा था। यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन मन एक अलग यात्रा पर निकल पड़ा था और उन सारे पड़ावों पर रुक रहा था जो दिल्ली से शिमला के दरमियान पड़े थे। याद आ रहा था वो सफर जो सहायता, सेवा और सुकून से भरा था। सफर के साथ जुड़ती है अनगिनत यादें और सफर के बाद रह जाती है अनगिनत यादें। सफर कभी खत्म नहीं होता और अब यह सफर मेरी यादों का सफर बन चुका था। सारा किस्सा मेरे बचपन में शुरू हुआ था। स्टीम इंजन की सीटी सुनकर दौड़ी दौड़ी मैं घर के बाहर रेल देखने जाती। उन दिनों रेल का मेरे लिए मतलब था एक छोटी चक्करदार पटरी और दिल लुभाने वाला स्टेशन जहां लोग गाड़ियां चढ़ते उतरते। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नजारे से काफी अलग। दरअसल जाने को इतनी जगह थी कि तय करना मुश्किल हो रहा था छुट्टियां बिताने कहाँ जाएं। मैंने आखिर अपने सफर का एक रास्ता तय किया। मुंबई से निकलकर पहले मध्यकालीन शान हैदराबाद पहुंचा जाए, वहां से चेन्नई के निकट प्राचीन मंदिरों की नगरी महाबलीपुरम और छुट्टियों का अंत हो ठंडी कोहरीली नीलगिरी की पहाड़ियों में बसे ऊटी में। नमस्कार, मिलिए अपने सफर के गाइड से। मैं श्वेता पटेल। हम हुसैन सागर एक्सप्रेस पर सवार हैदराबाद की ओर जा रहे हैं। एक राज की बात कहूं आपसे, पिछले जन्म में मैं जरूर कोई बंजारन थी। शायद किसी ऊंट पर सवार रेगिस्तान के चक्कर काटती थी। सारा कंपार्टमेंट रात की तैयारियों में लगा हुआ था। सुबह होने तक ट्रेन 500 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी होगी और महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक में दाखिल हो चुकी होगी। सफरी तैयारियों का तामझाम उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। मुझे सलाह दी गई थी कि मुंबई से मुंबई तक की एक सर्कुलर टिकट खरीदूं। पहले से योजना बनाने का सचमुच फायदा हुआ, क्योंकि रेल भारत में यात्रा का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है और हर वक्त टिकट मिलना आसान बात नहीं। चीजों के धीमे धीमे बदलते रहने का एहसास रेल के सफर की खास बात है। हर नए स्टेशन के साथ बदलती आवाजें, बदलती भाषाएं, संस्कृति और बदलते दृश्य।
हुसैन सागर झील की विशाल बुद्ध प्रतिमा के दिखते ही पता चल गया कि हम पहुंच गए हैं। हैदराबाद में सिर्फ 3 दिन थे मेरे पास और निजामों के शहर में मैं उनका पूरा मजा लेना चाहती थी। कशपत जाबे जमाले जाबे कमाले कशपत जाबे जमाले हसनत जमिया खिसाले सल्लू अलैहि वालैहि आले नबी वसलावतुल्लाह आले नबी। बाजार की गलियों में टहलते हुए महसूस हुआ जैसे हर कोने से इतिहास झांक रहा है। सचमुच ताज्जुब की बात है कि आधुनिकता की तेजी और कोलाहल के बीच कैसी पुरानी दुनिया जिंदा बची हुई है। गोलकुंडा किले के अहाते में दाखिल होना मानो गुजरे जमाने की राजकीय सत्ता, युद्धों और षड्यंत्रों की दुनिया में शामिल होना था। गोलकुंडा का निर्माण काफी पहले हुआ था, मगर इसे असल ख्याति मिली कुतुब शाहों के शासनकाल में, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ से राज किया। मैंने टूरिस्ट गाइड शेख चाचा के बारे में सोचा, जिन्होंने न मालूम कितनी दफे ये सीढ़ियां नापी होंगी और न जाने कितने मुसाफिरों को अपने अजीबोगरीब मगर रंगीन किस्सों का जायका दिया होगा। उन दिनों अकॉस्टिक सिस्टम के जरिए पहरेदारों को दुश्मन के आने की खबर दी जाती थी। चलिए देखते हैं क्या ये आज भी काम करता है या नहीं। चाचा बजाइए। हाँ सुनाई दी, मैं यहाँ से बजा रहा हूँ। हैदराबाद आए और हैदराबादी खाना ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं पैलेस हाइट्स रेस्टोरेंट में हूँ, जो कि 8वीं मंजिल पर है और यहाँ से सारे शहर का नजारा दिखाई दे रहा है। इन शाही पकवानों का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हेलो मैडम। नमस्ते। नमस्ते। आप क्या रिकमेंड करते हैं? मटन बिरयानी, मिर्ची का सालन, खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा, ये क्या होता है? ये एक फल होता है, उसको बॉयल करके उसको मीठा बनाते हैं। द खुबानी का मीठा। सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चारमीनार एक्सप्रेस रात भर में 520 किलोमीटर की दूरी तय करके 15 घंटे की अपनी चेन्नई यात्रा पूरी करती है। मैं दक्षिणी पठारों से भारत के पूर्वी समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। मेरे लिए ये एक तरह से समय में पीछे लौटने का सफर था। हैदराबाद से महाबलीपुरम, इतिहास के एक दौर से दूसरे दौर की यात्रा, मध्यकाल से प्राचीन भारत में। हैदराबाद की थकान के बाद अब मैं रात भर जम के सोना चाहती हूँ और अच्छी नींद के लिए ट्रेन की रिदमिक थपकियों से बेहतर क्या हो सकता है। गुड नाइट। आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे भौगोलिक विविधताओं से भरे देश में रेलगाड़ियां कैसे सारे सफरी सुख सुविधाओं से लैस रोजाना हजारों सवारियों को लेकर देश के दूर दराज इलाकों की यात्रा करती हैं। आरामदेह एयर कंडीशन कोच, गर्म कंबल और डॉक्टरी सुविधाएं। ये जानकारी कुछ संयोग से ही मिली। प्रत्येक ट्रेन का गार्ड अपने साथ प्राथमिक चिकित्सा का एक बक्सा रखता है और इतनी योग्यता कि प्राथमिक देखभाल कर सके।
आपातकालीन स्थितियों में वो आने वाले स्टेशन को इत्तला करता है कि डॉक्टरी मदद तैयार रखें। चेन्नई स्टेशन से बस का एक छोटा सा सफर हमें मंदिरों की महानगरी महाबलीपुरम लेकर आया है। ये पल्लव वंश के जमाने के हैं, यानी 450 से 900 ईस्वी सन के बीच बने हैं। फोटो खींचने आगे निकलती हूँ। वैसे इन्हें कुछ उतना ही फोटोग्राफ किया गया है जितना कि ताजमहल को। कहा जाता है किसी जमाने में समंदर की लहरें मंदिर की इन दीवारों तक पहुंच जाती थीं। समंदर और समय की मार से इन शिल्पों की बारीकियां भले ही नष्ट हो गई हों, लेकिन उनकी बनावट में आज भी सहज शान और लालित्य दिखता है। आसपास के माहौल में एक तल्लीन शांति पसरी होती है। शिल्पकला आज भी जीवन की एक शैली है। समय दिन का हो चाहे रात का, ये गलियां हथौड़े और छेनियों की ठकठकाहट से गूंजती रहती हैं। इस पेशे में युवा लोगों के शामिल होने के साथ पारंपरिक रचनाओं में नए डिजाइनों का इजाफा होता चलता है। महाबलीपुरम की जिस चीज ने मुझे खास तौर पर आकर्षित किया वो था अर्जुन की साधना नामक एक विराट शिल्प। ये महाभारत की एक कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान शिव को जगाने और उनसे गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजने की मांग करने वाले अर्जुन को साधनारत दिखाया गया है। कैसी रही होगी ये जगह 1300 वर्षों पहले? कैसे रहते थे तब के लोग? कैसा रहा होगा वो समाज जिसने ऐसी आदर्श रचनाओं को जन्म दिया? धीमे धीमे मैं अतीत की अनुभूतियों में खोती जा रही थी। सफर का सिलसिला आखिरी पड़ाव ऊटी की ओर। नीलगिरी एक्सप्रेस चेन्नई और नीलगिरी की निचली पहाड़ियों में स्थित मेट्रोपालियम के बीच चलती है। मैदानों की गर्मी के बाद मजेदार पहाड़ी ठंड की मैं बेसब्री से राह देख रही थी। मुझे लगता है रेलवे स्टेशन की खास आवाजों और उबलती चाय की महक के बिना कोई भी रेल यात्रा अधूरी है। हम फिर से किनारों को छोड़ भीतरी हिस्सों में आ गए थे, मगर अब की बार ऐसी पहाड़ियों में जिसके विस्तार में दक्षिण के 3 राज्य आपस में मिलते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हम मेट्रोपालियम स्टेशन पर हैं। ये टॉय ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस से जुड़कर ऊटी के लिए निकलने वाली है। पहाड़ी इलाकों से होकर 4.5 घंटों का खूबसूरत नजारों भरा सफर। ट्रेन निकलने को है, मैं चली। हमारी छोटी ट्रेन जैसे ही पहाड़ियों की ओर चढ़ने लगी, मुझ पर नशा छाने लगा। जर्मन टूरिस्ट अपना लेटेस्ट कैमरा लिए, मैं अपना सामान्य सा कैमरा लिए और बाकी सारे टूरिस्ट अपनी आंखों से ही आसपास फैले खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे। इन पटरियों की एक खास बात थी इनके बीचों बीच बनी दतीली रेल, जिनके सहारे इंजन दुर्गम पहाड़ी ऊंचाइयां चढ़ता है। समूचा रास्ता एक से एक अनोखे स्टेशनों से सजा हुआ था और इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तो फूलों की क्यारियां लगी थीं। जो स्टीम इंजन ऊंचाई पर यह करतब दिखा रहा था, पता चला 80 साल पुराना विंटेज है। मेरे लिए सचमुच ये नॉस्टैल्जिक क्षण था।
समुद्र तल से लगभग 1900 मीटर ऊपर कुन्नूर पहुंचकर थके विंटेज स्टीम इंजन ने अपना दिन खत्म किया और लोको शेड की शरण ली और उसकी जगह ली एक जवान डीजल इंजन ने। हरे भरे मैदान, चाय बागानों और यूकेलिप्टस के पंक्तिबद्ध पेड़ों को पीछे छोड़ती ट्रेन अपने घुमावदार रास्ते पर ऊपर बढ़ती गई और मैं समुद्र तल से 2300 मीटर ऊपर उदगमंडलम या ऊटी पहुंचने का इंतजार कर रही थी। सौ साल पहले अपनी टोपी और छतरी से लैस कोई अंग्रेज मेम चाय और खीरे की सैंडविच का मजा लेने यहीं बैठी होगी। जब मैदानों की गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो जाती, तब अंग्रेज ऊटी भागाया करते थे, जो उन्हें घर की याद दिलाती। माहौल की वो अंग्रेजी छाप यहाँ अब भी महसूस की जा सकती है। ऊटी में मैंने रिलैक्स करने की मोहलत ली और दोस्तों को चिट्ठियां लिखी। हालांकि मुख्य शहर में उतनी ही चहल पहल रहती है जितनी किसी अन्य शहर में, लेकिन नीलगिरी में ऐसे ढेरों रमणीक स्थल हैं जहां अब भी नीरवता और शांति का वास है। इससे पहले मैंने कभी चाय बागान नहीं देखा था। जानकर आश्चर्य और निराशा हुई कि उनमें कोई महक नहीं होती। चाय का जायका उसके सूखने के बाद ही आता है।